हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सप्लाई के पूरे चैप्टर को। चैप्टर नंबर 5 आईएससी का हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 12th। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सारा कुछ कवर करेंगे। तो सारा कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िए। और चैप्टर नंबर 1 to 4 भी इस चैनल पे अपलोड हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स के देख सकते हैं, ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए चैप्टर नंबर 5 तक। ठीक है, तो ये आप लोग फटाफट इसको कंप्लीट करिए। तो फिर इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर अपलोड करेंगे, जिसको आपको समझ में आएगा कि कैसे और ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं बहुत ही नोट्स फॉर्म में बनाए हैं। ठीक है, ताकि आपको याद करने में भी ईजी हो। अभी हम लोग जो क्वेश्चन इसके बाद भेजेंगे, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए और 1 से लेके 5 तक पूरा रेडी कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे की भी वीडियोस आ जाएंगे, तो फिर पूरा नोट्स फॉर्म में, ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर के नाम से आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सप्लाई रिफर्स टू ऑल द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट द फर्म इज़ विलिंग टू सप्लाई and able to offer for sale at a given price during the given period of time। तो सही आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव। सप्लाई में सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। गुड्स भी ऑफर करो, साथ ही साथ पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर टाइम पे। नेक्स्ट है, डैश रिफर्स टू द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस बाय अ सिंगल फर्म। होगा, फॉर्म लिखा है यहाँ पे, फर्म FIRM, फर्म इन द मार्केट। तो इसका होगा इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, अब पर्टिकुलर फर्म, एक फर्म की बात हो रही है ना, सिंगल फर्म की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे इसको। नेक्स्ट है, डैश रिफर्स टू द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस बाय ऑल द फर्म। यहाँ पे भी फॉर्म लिखा गया, फर्म होगा FIRM इन द मार्केट। तो इसका भी सही आंसर आपका होगा यहाँ पे मार्केट सप्लाई। जब सारे फर्म की बात करते हैं तो मार्केट सप्लाई होता है, सिंगल फर्म की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सप्लाई होता है। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट डिमांड में भी है, वैसे सप्लाई में भी है। तो दोनों में अंतर क्या है? डिमांड में हम लोग एज अ प्रोड्यूसर सोचते हैं और सप्लाई में हम लोग एज अ सेलर सोचते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodities being supplied at a various level of price during a given period of a time। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो सही आंसर है इसका सप्लाई शेड्यूल। देखिए, यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल और मार्केट की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। खाली इसमें बता रहा है कि एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो जब किसी एक इंडिविजुअल और मार्केट के बारे में बात होती है, तब आप इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल लिख सकते हैं। जब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका ये आंसर सप्लाई शेड्यूल है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट है, इट इज़ अ शेड्यूल विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर। देखिए, अ प्रोड्यूसर आ गया ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज़ अ शेड्यूल विच रिप्रेजेंट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डैट ऑल द प्रोड्यूसर बोल दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। हॉरिजेंटल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को क्या कहते हैं? हॉरिजेंटली हम लोग जोड़ते हैं ना, तो क्या बनता है? मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनता है। मतलब फर्म A फर्म B का जोड़े बन गया मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। तो अब यहाँ पे भी अ कस्टमर या अ प्रोड्यूसर या फिर ऑल मार्केट की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ का आंसर क्या होगा? सप्लाई कर्व। नेक्स्ट है, डैश शोज द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द फर्म एट अ वेरियस प्राइस। अ फर्म देखिए यहाँ पे बोल दिया, तो अ फर्म बोल दिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ने पूछ क्या रहा है, गड़बड़ मत करिएगा। नेक्स्ट है, डैश शोज द क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द फॉर्म टेकन टुगेदर। ऑल द फॉर्म होगा, फॉर्म फिर से यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो ऑल द फॉर्म टेकन टुगेदर इन द मार्केट एट द वेरियस प्राइस। तो ऑल द फॉर्म है, तो सही आंसर क्या है? मार्केट सप्लाई कर्व। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड इट डिटर्मिनेंट्स फैक्टर
तो इसका सही आंसर होगा सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन जो होता है वो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई कमोडिटी एंड द डिटरमिनेंट फैक्टर। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, मतलब सप्लाई को कम ज़्यादा करते हैं। तो पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट। नेक्स्ट है गोल ऑफ द फर्म, एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज होगा, नो हाउ नहीं होगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। नंबर ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिसी, तो उसका भी सही आंसर है बोथ 1 and 2। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स विच इज़ अवेलेबल विद द सेलर इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर गुड्स अवेलेबल है मार्केट में तुरंत बेचने के लिए तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। सही आंसर है पॉइंट नंबर 4 स्टॉक। अब इसमें क्या है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सप्लाई इंक्रीज विद द राइज इन द प्राइस एंड द सप्लाई डिक्रीज विद द फॉल इन द प्राइस। तो इसका सही आंसर है लॉ ऑफ सप्लाई, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट है एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कैसे मतलब एजम्पशन मतलब कैसे लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई आप जानते ही हैं, जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके क्या एजम्पशंस हैं, क्या क्या चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो फिक्स क्या क्या चीज़ें हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब फिक्स रहेंगी तभी लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। नेक्स्ट है गोल ऑफ प्रोड्यूसर, पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट द मार्केट, तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है वेयर द कमोडिटीज़ लाइक ओल्ड कॉइन, पोस्टल स्टैम्प एक्सेट्रा, एक्सेट्रा की स्पेलिंग गलत होगी, सही कर लीजिएगा। सप्लाई ऑफ द लेबर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी देखिए यहाँ पे जो हम लोग ने पढ़ा है एजम्पशंस थे, ठीक है ना। तो एजम्पशंस में क्या था कि ये चीज़ें रहेंगी तभी लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो गया एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम ही नहीं करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा मतलब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कॉइन का एग्जांपल इसने दे दिया, कुछ लोगों को कॉइन इकट्ठा करने का शौक़ है, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड है, तो अब उसकी सप्लाई कहाँ से बढ़ाएंगे। वैसे ही ये लॉ सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर भी लिमिटेड होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये भी लिमिटेड है। तो ये सब जगह पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फर्दर चेंज इन प्राइस, बैकवर्ड इकोनॉमी, तो ये सब जगह पे आप लॉ ऑफ सप्लाई नहीं काम कर सकते क्योंकि वहाँ पे पास रिसोर्स ही नहीं है, कहाँ से आप प्रोड्यूस करोगे। तो इसका भी सही आंसर है 3 बोथ A and B, 1 and 2। नेक्स्ट है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई मतलब क्या है, तो चेंज इन सप्लाई का मतलब है 2 तरीके का सप्लाई यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देगा। क्या 2 तरीका है, पहला है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दूसरा है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस। मतलब एक जगह पे हो रहा है प्राइस की वजह से चेंज और एक जगह पे हो रहा है प्राइस को छोड़ के जितने अदर फैक्टर हैं उसके वजह से चेंज। तो चेंज इन सप्लाई 2 तरीके से होता है। सही आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का मतलब कि सप्लाई कर्व चेंज नहीं हो रहा है, कर्व जो है सप्लाई का वैसे ही बना रहा है, उसी में पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन और अगर कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन। सही आंसर है 3rd बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट व्हेन द सप्लाई इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ओनली इट इज़ टर्म्ड एज। यहाँ पे क्या बता रहा है कि सब कुछ कांस्टेंट है लेकिन प्राइस के वजह से सप्लाई बढ़ रही है। तो आपको बताया था प्राइस की वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है तो वो उसका आंसर क्या होगा, एक्सटेंशन, और घटती है तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। प्राइस मतलब लॉ ऑफ सप्लाई जहाँ काम करता है वहाँ पे सिचुएशन आता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, इसको याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द सप्लाई डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस
ओनली इट इज़ टर्म्ड एज, तो यहाँ पे सप्लाई घट रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आते हैं शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। अब शिफ्टिंग मतलब सप्लाई कर्व आगे बढ़ रहा है, अब उसी पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व का मतलब क्या हुआ, दो टाइप को होते हैं, एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई, एक होता है डिक्रीज इन सप्लाई। तो सही आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं डैश रिफर्स टू द अराइज इन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कॉज ड्यू टू अदर फैक्टर अदर देन द ओनर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसका सही आंसर आपका होगा इंक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर का, अदर फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं। हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में जो पढ़ा है वो कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं प्राइस को छोड़ के, उसके वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है। तो सही आएगा इंक्रीज इन सप्लाई, इसका सही आंसर पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द फॉल इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ओनर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसका सही आंसर हो गया डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई घट रहा है अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। उसके बाद है कॉजेज एंड इंक्रीज इन सप्लाई, क्यों सप्लाई में इंक्रीज़ होता है, तो इसका आंसर है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द फर्म। मार्केट में फर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टैक्स कम होता है, सब्सिडी बढ़ जाता है, तो लोग सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फॉल इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस जो है उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो सामान जो यूज़ कर रहे हैं उसमें वो सस्ता हो जाता है, तो लोग सप्लाई बढ़ा देते हैं। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से सप्लाई बढ़ जाता है, तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कॉजेज इन डिक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई लोग कम क्यों करते हैं भाई, कंपनी वाले सप्लाई कम क्यों करते हैं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, मार्केट में और जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उसके प्राइस बढ़ गए हैं। उसके बाद है इंक्रीज इन द फैक्टर प्रोडक्शन, जो सामान हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को बनाने में वो महंगा हो गया। टैक्सेशन और सब्सिडी हटा ली गई। उसके बाद फर्म जो है मार्केट में 10 थी, अब 2 ही 3 बची हैं, तो सप्लाई कम हो गया। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं इफ़ द फर्म डैश रिफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द प्राइस। तो ऐसा सिचुएशन कब आता है, ये आता है सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर हमारे प्राइस में चेंज आ रहा है तो सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, यही चेंज करने के लिए हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। तो देखिए क्या क्या सिचुएशंस हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, तो सही आंसर आपका है पहला परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट आते हैं मेज़रमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कैसे मेज़र करते हैं, तो 2 फॉर्मूला है मेज़र करने के, परसेंटेज और एप्रोप्रिएट मेथड होगा, मैटर लिखा गया है, सही कर लीजिएगा, परसेंटेज और एप्रोप्रिएट मेथड, और सेकंड है आपका ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये तो सही है ही, तो थर्ड इसका सही आंसर है 1 and 2। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड इज़। अब इसमें क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका सही आंसर ये है, ये भी सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट आते हैं कि ज्योमेट्रिक मेथड अगर देखा जाए, ज्योमेट्रिक मेथड के हिसाब से तो क्या सिचुएशन बनता है सप्लाई का। तो ज्योमेट्रिक मेथड के हिसाब से एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज द वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी इज़ 1, तो ई एस इज इक्वल टू 1 होगा। सेकेंड क्या है, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग गोज थ्रू द एक्स एक्सिस इज इलास्टिसिटी इज स्मॉलर देन 1। थर्ड है if the straight line supply curve goes through the y axis it is highly elastic। तो उसमें आप बढ़िया से याद कर लीजिए, ओरिजिन से पास कर रहा है तो ई एस इज इक्वल टू 1 होगा, एक्स एक्सिस से अगर पास हो रहा है तो ई एस इज़ स्मॉलर देन 1, और अगर वाई एक्सिस से पास कर रहा है तो ई एस इज़ ग्रेटर देन 1। ये ज्योमेट्रिक मेथड का एक स्केल है जो आपको क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है when there is infinite supply at a particular price and supply becomes 0 as a slight fall in the price। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, सही आंसर है परफेक्टली इलास्टिक, ई एस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट है when the proportionate change in the quantity supplied is equal to the proportionate change in the price, दोनों इक्वल बता रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट है when the proportionate change in the quantity supplied is less than the proportionate change in the elasticity of supply। तो ऐसा सिचुएशन में लेस है तो वो हो जाएगा इनइलास्टिक।
when the proportionate change in the quantity supplied is more than the proportionate change in the price elasticity of supply, then the supply of such commodity is called, तो आंसर सही है इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, बढ़ेगा तो इलास्टिक होगा, कम होगा तो इनइलास्टिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है when there is no supply response no matter how large a price change take place, then the सिचुएशन, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किस पे वर्क करते हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है, टाइम फैक्टर की वजह से होता है, नेचर ऑफ कमोडिटी की वजह से होता है। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर से वही क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और क्या क्या चीज़ें हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन, नेचर ऑफ इनपुट, नेचर ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और भी डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर ऑफ मोबिलिटी, रिस्क टेकिंग, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, तो ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आगे जैसे ही ये चैप्टर्स ख़त्म होंगे हम लोग मॉडल पेपर अपलोड करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब रहेंगे तो मॉडल पेपर आपके यूट्यूब पे आ जाएंगे, ताकि आप लोग उसको अच्छे से फिर अपने आप को जज कर सकें कि हाँ मुझे इतना नोट्स पढ़ने के बाद कुछ आया कि नहीं आया। तो मॉडल पेपर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ कमी है, और उसको आपको जल्दी जल्दी पूरा करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।